से भारत चाइना की तरह ग्रोथ कर सकता है, चाइना के ग्रोथ मॉडल की कॉपी की जा सकती है या उससे भी आगे जाया जा सकता है। एक एक करके बढ़ेंगे, लेकिन समझिए वर्तमान स्थिति में हम कैसे काम करते हैं। पेट्रोल और डीजल को आप जीएसटी में लेकर के आइए। अब आप पूछेंगे अब ये क्या कहानी है, जीएसटी का क्या कहानी। साथियों असल में क्या है ना कि जब आप और हम तेल खरीदते हैं, गाड़ी में तेल डलाते हैं, मान लीजिए 2021 का मैं आपके सामने एक भाव रखूं, आप जब पेट्रोल यूज करते हैं ना तो पेट्रोल हमको मिलता 40 रुपए का ही है, लेकिन गाड़ी में 2021 में मान लीजिए 100 रुपए लीटर आपको पेट्रोल मिल रहा था। तो क्यों था? क्योंकि उस पेट्रोल पर राज्य सरकार और केंद्र सरकार अपना अपना टैक्स भी वसूल रही थी, जो बड़ा पाई था। जहां पेट्रोल के ऊपर राज्य सरकार के द्वारा 32 रुपए एक्साइज ड्यूटी वसूली जा रही थी, वहीं राज्य सरकार के द्वारा 23 रुपए का वैट वसूला जा रहा था। ऐसे ही डीजल के ऊपर जहां बेस प्राइस 41 रुपए था 2021 में, तो उस समय एक्साइज ड्यूटी 31 रुपए थी और उस समय 12 रुपए वैट था। इसको आप ऊपर नीचे 2-5 रुपए के हिसाब से कर लीजिएगा, लेकिन आप समझिए कि आपको जितने का दाम पड़ रहा है 40% असल में उसकी कॉस्ट है, बाकी 60% ट्रांसपोर्टेशन में और टैक्सेशन में चला जा रहा है। हमारे एक्साइज ड्यूटीज फ्रेट और इन डीलर कमीशन के अंदर चला जा रहा है। डीलर वगैरह इस पर इतना नहीं कमा पा रहे हैं जितना एक्साइज ड्यूटी और वैट से करा जा रहा है। आप कह रहे हैं कि साहब क्या किया जाए, जीएसटी में शामिल किया जाए। जीएसटी है क्या? गुड्स एंड सर्विसेज पर लगने वाला टैक्स। साथियों ये बात सुनते ही बहुत सारे राज्य इस बात से खफा हो जाते हैं, क्योंकि जीएसटी में वो नहीं जाना चाहते। क्यों नहीं जाना चाहते? क्योंकि वो वैट लगाकर अपने अपने स्तर के हिसाब से टैक्स वसूलते हैं पेट्रोल, डीजल और अल्कोहल के ऊपर। ऐसे में अगर वैट को हटा दिया जाए, वैट भी इनडायरेक्ट टैक्स है और जीएसटी भी इनडायरेक्ट टैक्स है। भारत सरकार एक देश एक कर लाई ही इसलिए थी कि सारे जितने भी वस्तु हैं उन सबको एक प्रकार के टैक्सेशन, इनडायरेक्ट टैक्सेशन से ट्रीट किया जाए। लेकिन पेट्रोल डीजल पर आज भी 2 बार अलग अलग टैक्स लग रहे हैं। एक केंद्र सरकार अपना वसूलती है और राज्य सरकार अपना वसूलती है। यही कारण है कि अलग अलग राज्यों में अलग अलग प्रकार के दाम आपको पेट्रोल डीजल के देखने को मिलते हैं। उन्हें सब एक जैसा कर दिया जाए और राज्य सरकारों को इस बात पर कन्विंस किया जाए कि हम जीएसटी के दायरे में लाएंगे, टैक्सेशन को थोड़ा कम करेंगे और टैक्स को कम करके पेट्रोल डीजल को सस्ते दामों पर उपलब्ध कराएंगे। आप में से कुछ लोग होंगे जो ये कहेंगे कि सर पेट्रोल डीजल सस्ते दामों में उपलब्ध करा दिया तो इससे तो सरकार का राजस्व घट जाएगा। नहीं, यही सारा खेल है जो आपको समझना है। आज भारत सरकार को 8 लाख करोड़ का टैक्स वसूला गया। 2021 का ही डेटा मैं आपको रेफरेंस में देते हुए चल रहा हूं। लेकिन अब आपको ऐसे समझना होगा कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार भले ही जीएसटी से लाभ कमाती हो, लेकिन सोचिए कि अगर टैक्स में कटौती हो तो कितना फायदा होगा। टैक्स में कटौती होगी तो फ्यूल सस्ता होगा, फ्यूल सस्ता होगा तो ट्रांसपोर्टेशन सस्ता होगा, ट्रांसपोर्टेशन सस्ता होगा तो लॉजिस्टिक सस्ता होगा। लॉजिस्टिक कैसे? आप और हम जब यात्रा कर रहे हैं, सामान की ढुलाई कर रहे हैं, वो सस्ता होने लगेगा। सस्ता होगा तो व्यापार की लागत कम होने लगेगी। व्यापार में आज आपको कोई वस्तु उपलब्ध करानी है व्यापारी को, तो उसे वो सस्ते में उपलब्ध करा पाएगा। आप कहेंगे हमारे देश में ही या फिर दुनिया में भी? अरे भाई, जब देश के अंदर ही वो सस्ता पड़ेगा तो देश से बाहर भी वो एक्सपोर्ट सस्ता होगा। अगर ऐसा हुआ तो इंडियन गुड जो बन रहा है वो चाइनीज गुड्स को कंपीट कर पाएगा, वो आसियान कंट्रीज के अंदर बन रहे गुड्स को कॉम्पीट कर पाएगा और उस कॉम्पिटिटिवनेस के चलते इंडियन कंपनीज बाजार के अंदर बहुत स्टडी खड़ी हो पाएंगी। इससे क्या होगा? जब हमारा बाजार अंतरराष्ट्रीय बाजार से कॉम्पिटिटिव हो जाएगा तो उससे हमें इन्वेस्टमेंट और प्रोडक्शन के अंदर बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी और जब हमारे यहां इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज बढ़ने लगेंगी और जब इकोनॉमिक एक्टिविटीज बढ़ेंगी तो ओवरऑल जीडीपी बढ़ेगी। मतलब आप ये समझिए कि अगर आप किसी को ये कह दें कि सेल चल रहा है, आप साधारण बाजार से उठाकर देखिए, आज मार्केट में जैसे ही आप दिवाली, रक्षाबंधन या किसी पर भी आप सेल का मौसम सुनते हैं तो ग्राहक टूटकर दुकान में एंट्री करते हैं। जब ग्राहक टूटते हैं तो रेवेन्यू बढ़ता है, तो जब ग्राहक एक साथ आपके पास आकर पहुंचते हैं रेवेन्यू बढ़ता है, आपको बिजनेस करने का एक साइकिल मिल जाता है। भारत सरकार को आवश्यक है कि वो कॉम्पिटिटिव बाजार बनाने के लिए एक बार टैक्स राहत कर ले, क्योंकि असल में जीडीपी बढ़ाना सरकार के खजाने में पैसा बढ़ाना नहीं है, असल में देश की ओवरऑल गुड्स एंड सर्विस की वैल्यू बढ़ाना है। इसका मतलब सरकार कहे कि मेरा टैक्स कम हो जाएगा तो साहब औरों के लोगों जेबों, जनता के जेब में पैसा जाएगा तो आपको और तरीके से वो स्पेंड करके उतना ही दे देगा। आज मान लीजिए कि आपने अगर किसी प्रोडक्ट को इतने एक्स रुपीस में किया हुआ है, आप उसे घटाकर उसकी वैल्यू बढ़ा दें तो ओवरऑल टैक्सेशन कम मिलकर के भी बड़ा मिल सकता है। जब बहुत समय पहले की बात अगर हम बताएं तो भारत सरकार बहुत ज्यादा टैक्स इनकम टैक्स में वसूला करती थी। लगभग हम अगर 30-40 साल पहले बात करें, धीरे धीरे वहां पर स्लैब कटिंग्स होती चली जा रही हैं। कारण क्या है? कारण यह है क्योंकि अब टैक्स के दायरे में ज्यादा लोग आ रहे हैं तो टैक्स का कलेक्शन भी बढ़ता चला जा रहा है। ठीक है, तो अगर आप माल भाड़े से इसे समझ पाएं तो सीधा सीधा कॉम्पिटिटिवनेस समझेंगे और अगर ये समझ गए तो आपको अल्टीमेटली जीडीपी ग्रोथ रेट के अंदर इंजन तेजी से चलता मिलेगा। नंबर पहला पॉइंट सरकार को जो करना चाहिए, ये सजेशन आपके सामने है और ये सजेशन देने के लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूं, मैं एक्सप्लेनेशन के लिए जिम्मेदार हूं, लेकिन इक्विटस नाम की जो संस्था है उसने इस पूरी रिसर्च को निकाला है जो आज के समय में चर्चा बनी हुई है। आप और हम इसको समझें कि क्या वाकई में इन क्षेत्रों में काम किया जा सकता है और फिर उसी के अकॉर्डिंग जितनी भी काम हो सकते हैं वो आगे किए जाएं।
दूसरा काम किया जा सकता है जो इस कार्य में, वो है मिनिमम स्टेट कैपिटल एक्सपेंडिचर का मैंडेट लेकर आना। मतलब सरकार से, ये राज्य सरकारों से बोलकर रखे कि आप लोग अपना जो बजट बनाएं उसमें से ये तय कर कर चलें कि इतना प्रतिशत पैसा हमें कैपिटल एक्सपेंडिचर पर खर्च करना है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि अगर हम कोई भी वस्तु उत्पादित कर रहे हैं, कैपिटल प्रोड्यूस कर रहे हैं, जैसे कि मतलब समझिए राज्य सरकारों के द्वारा पेंशन, भत्ता, सर्विसेज, इन सब पे तनख्वाहें खर्च की जाती हैं, सब्सिडीज पर पैसा खर्च किया जाता है। लेकिन राज्य सरकार तय कर ले कि इतना पैसा हम किसी भवन निर्माण में, इतना पैसा अस्पताल निर्माण में, सड़क निर्माण में, जल परियोजना के अंदर या फिर सेज परियोजना के अंदर खर्च करेंगे तो कैपिटल का निर्माण होगा। मान लीजिए कि आप, अब सर्विस और कैपिटल क्या है? सर्विसेज कैपिटल में अंतर यह है कि आप अगर सेवाओं में पैसा खर्च कर रहे हैं तो वो फिर से रिकरिंग होगा, लेकिन अगर आप कैपिटल बनाने में खर्च कर रहे हैं तो उससे एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगा और वो प्रोड्यूस जो हुई वस्तु है ना, वो आपको दोबारा आगे भी कमा कर देगी। बिल्कुल वैसे है जैसे आपने अगर कहा कि सर मैं तो बढ़िया हवाई यात्रा करूंगा, और दूसरा आदमी कह रहा है कि सर मैं एक काम करता हूं, इस पैसे से अपने लिए चौपहिया एक ऐसा खरीद लेता हूं जिससे मैं बिजनेस कर सकूंगा, बिजनेस में दो पैसे बना सकूंगा। राज्य सरकारों पर केंद्र सरकार एक मिनिमम स्टेट कैपिटल एक्सपेंडिचर का नियम लाद दे कि मैंडेटरी है कि आपको इतना पैसा खर्च करना पड़ेगा। जैसे फाइनेंशियल ईयर 2026 में राज्यों ने लगभग 2.25 लाख करोड़ रुपए का बजटरी कैपिटल एक्सपेंडिचर खर्च ही नहीं किया था, लेकिन पैसा खर्च नहीं किया। अगर आप मिनिमम कैपिटल एक्सपेंडिचर का नियम लाद देंगे कि करना ही पड़ेगा, तो समझिए कि अर्थव्यवस्था के अंदर स्वतः ही गति आने लगेगी, क्योंकि राज्यों का इंफ्रास्ट्रक्चर पर निवेश बढ़ेगा तो रोड, पावर, वाटर, अनवर इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा, जिसमें प्राइवेट इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, बिजनेस की प्रोडक्टिविटी बढ़ने लगेगी और उस वजह से लॉजिस्टिक्स और ऑपरेटिंग कॉस्ट कम हो जाएंगे। अच्छी सड़कें होंगी, बढ़िया बिजली होगी, सब जगह सुविधाएं होंगी, तो लॉजिस्टिक की लागत कम होती है, प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ती है, जिससे एम्प्लॉयमेंट, इनकम और कंजप्शन तीनों बढ़ता है और अल्टीमेटली जीडीपी ग्रोथ करने लगती है। यह दूसरा पॉइंट है जो सरकार, केंद्र सरकार राज्य सरकारों से इंश्योर कर सकती है। तीसरा है कि यह तय किया जाए कि जो बजट में कैपिटल एक्सपेंडिचर का, पहला तो मिनिमम कैपिटल एक्सपेंडिचर करना ही करना है, इतना कैपेक्स फिक्स करना है, यह तो तय कर ही दें, और यह भी तय करें कि जो बजट अलोकेट किया गया है एटलीस्ट उसे तो यूज कर लें। मतलब दो बातें हुई, जैसे आपसे कहा जाए कि भैया सुनो 10,000 की तनख्वाह है, 3,000 रुपए आपको सेविंग करनी ही करनी है, एक तो पॉइंट हुआ ये। और दूसरा जो पॉइंट हुआ वो ये कि आपको 3,000 की सेविंग करनी थी, पैसा भी बचा था लेकिन सेविंग नहीं करी, ये कुछ वैसा पॉइंट है नंबर 3। यानी राज्य सरकारों से आप ये कहें कि आपने जितना बजट अलोकेट किया है उसे अगले साल के लिए बचाकर मत रखिए। मान लीजिए राज्य सरकार ने एक वित्त वर्ष में बजट बनाया था 1 लाख करोड़ रुपए कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए, सड़कों के लिए, हाईवे के लिए, पुल के लिए, बिजली, अस्पताल, इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर, अर्बन ट्रांसपोर्टेशन, सिंचाई के लिए, लेकिन सरकार खर्च 80,000 करोड़ ही करी और मान लो 20,000 करोड़ खर्च करी नहीं। आप कहेंगे क्या ऐसा होता है? ऐसा ही होता है। ये सरकारें खर्च कैपिटल एक्सपेंडिचर के पैसे को बचा के रह जाती हैं कि अगली बार कर लेंगे, ये हम बजट टर्नओवर, बजट को सरप्लस में दिखा देंगे, या फिर पीछे की तरफ बचा हुआ रह गया उसको आगे वाले बजट में एडजस्ट करा लेंगे। साथियों, सरकार मैंडेटरी करे, केंद्र सरकार राज्य सरकारों से, कि वो 20,000 करोड़ का जो बचा हुआ इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल उसे खर्च करे। खर्च करने से आने वाले समय में हाईवे प्रोजेक्ट्स बढ़ेंगे तो कंस्ट्रक्शन कंपनीज को काम मिलेगा, कंस्ट्रक्शन कंपनीज को काम मिलेगा, जैसे सीमेंट हुआ, स्टील हुआ, मशीन की डिमांड हुई, ये सब बढ़ने लगेगी। ये सब बढ़ेगा तो कॉन्ट्रैक्टर और वर्कर की इनकम बढ़ेगी, और ये सब बढ़ेगा तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो समझ रहे हैं ज्यादा लोग नौकरी करने वाले होंगे, ज्यादा लोग टैक्स पे करने वाले जुड़ जाएंगे। ऐसे में ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी जब बेहतर होने लगेगी तो फिर से लॉजिस्टिक कम होगा। अल्टीमेटली जीडीपी बनाने के लिए गुड सर्विसेज का बाहर जाना जरूरी है, मार्केट का कॉम्पिटिटिव होना जरूरी है, और ऐसे में हमारा प्राइवेट इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट होगा, और ये सब हुआ तो हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज बढ़ती चली जाएंगी। मतलब आप समझकर चलिए कि अगर हमको ये सब करने का अवसर मिलता है तो भारत को निश्चित ही इससे बड़े सारे लाभ मिलते चले जाएंगे, ये आप समझ सकते हैं। चौथा काम जो भारत सरकार कर सकती है वो क्या है? भारत सरकार इंडियन रेलवे को स्टॉक मार्केट में मतलब रजिस्टर, लिस्ट करवा दे। आप कहें क्या बात कर रहे हो, भारतीय रेल को प्राइवेट करना है? अरे प्राइवेट नहीं भाई, कंपनी की तरह भारतीय रेल को ट्रीट करो। आज भारत का जो कुल बजट है ना, उसका लगभग 5% बजट हम अपने रेल पर खर्च करते हैं। हमारा टैक्स पेयर्स का जो पैसा है ना, वो सब जाकर के रेल की पटरी बनाने में, पुल बनाने में, तार के खंभे लगाने में, वैगन बनाने में खर्च हो रहा है। क्या नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि देश के लिए रीढ़ है, लॉजिस्टिक्स की रीढ़ है। लेकिन इस काम को तो लोग खुद से खुशी खुशी करना भी चाहते हैं। उस काम के लिए आप एक काम करिए कि इसे कंपनी बनाकर स्टॉक मार्केट में लिस्ट कर दीजिए। आप पूछेंगे क्या बात कर रहे हो, क्या ऐसा होता है? अरे बिल्कुल, ऑलरेडी भारतीय रेलवे ने कम से कम 5 से अधिक कंपनियां ऐसी हैं जो लिस्ट कर रखी हैं, आईआरसीटी लिस्टेड कंपनी है।
ऐसे में जब कंपनी लिस्टेड है तो इंडियन रेलवे को भी लिस्ट कर दो। उससे होगा ये कि भारत सरकार का जो अपना पैसा खर्च हो रहा है ना इंडियन रेलवे में, जो भारत सरकार अपन से टैक्स वसूल कर उस पर खर्च कर रही है, उसके अंदर पार्टिसिपेंट बना लो ना लोगों को। आप 2 पैसे कमाओगे, स्टॉक की कीमत बढ़ेगी। जैसे आज अडानी पोर्ट बनाने के लिए पोर्ट कंपनी को रजिस्टर कर रखा है, रेलवे रिलायंस अपनी पेट्रोकेमिकल को रजिस्टर कर रखा है, जनता से पैसा लेकर कंपनी बड़ी होती जा रही है। तो क्यों नहीं भारतीय रेल भी जनता के पैसे से आगे चले और फिर लाभ कमाए, तो जनता का स्टॉक मार्केट बड़ा होता चला जाए। तो ऐसे में रेलवे का शेयर लाना जरूरी है। रेलवे का आईपीओ आया तो प्राइवेट और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट से कैपिटल आएगा और रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए मार्केट से फंडिंग होने लगेगी। सरकार का पैसा दूसरी जगह खर्च होने लगेगा, जिससे इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बढ़ सकता है और इकोनॉमिक ग्रोथ को सपोर्ट हो सकता है। ऑलरेडी इंडियन रेलवे का आईआरसीटीसी, आईआरएफसी, आरवीएनएल, इरकॉन, आरआईटीईएस, रेलटेल, कॉनकोर ये लिस्टेड हैं। अगर इंडियन रेलवे भी लिस्टेड हो जाए तो हमको और ज्यादा फंड जुटाने में मदद मिलेगी। इंटरेस्टिंग चीज है, जैसे सिंगापुर के अंदर टेमासेक करके उनका एक सॉवरेन फंड है, यानी कि सिंगापुर सरकार का खुद का एक धन है। आपको पता है भारत सरकार के पास बजट के लिए जो फंड है संचित निधि में, उसके अलावा भी धन होता है। वो कौन सा धन होता है? भारत सरकार की जो कंपनी है, जैसे महारत्ना, नवरत्ना, मिनी रत्ना, ये जो कंपनी है, या फिर जैसे हम लोग ट्राई के माध्यम से जब ये स्पेक्ट्रम वगैरह बेचते हैं, ये सब सरकार के आय के स्रोत होते हैं। सरकारी कंपनियां सरकार की आय का स्रोत होती हैं। बड़ी बड़ी कंपनियों में सरकार की जो हिस्सेदारी है, आरबीआई के द्वारा जो सरप्लस कमाकर जो सरकार को दिया जाता है, सरकार की आय के स्रोत होते हैं। अगर हम उन्हें सॉवरेन फंड में बनाकर डाल दें, यानी कि सरकार का जो फंड है, पब्लिक सेक्टर एसेट है, उसे पूरी तरह से इन्वेस्टमेंट के अंदर स्ट्रक्चर कर दें, सरकार के जो एसेट्स हैं उनको प्रोफेशनली मैनेज करके उनको बेटर वैल्यूएशन के साथ साथ उनके कैपिटल को अनलॉक किया जाए, तो भारत सरकार को ज्यादा फंड मिलने लगेगा। इंटेंशनली बात यह है कि जो हमारी पीएसयूज हैं उसमें सरकारी हिस्सा को अगर प्रोफेशनली मैनेज्ड होल्डिंग कंपनी अगर रख करके संचालित करने लगे, आसान भाषा में समझिए कि आज आपके पास में हो सकता है जमीन हो, बैंक बैलेंस हो, आपके पास कुछ कैश हो, गोल्ड ज्वेलरी हो या फिर कर्जा हो, जो भी है, उनको मैनेज करने के लिए अगर आपके पास एक प्रोफेशनल व्यक्ति या एक प्रोफेशनल कंपनी है तो आपसे बेहतर तरीके से वो उसी काम को जिम्मेदारी से कर सकती है। भारत सरकार अपने सभी जगह फैले हुए इधर उधर पसरे हुए पैसों को अलग अलग कंपनियों से मैनेज कराने की जगह उनको एक खुद एक कंपनी और होल्डिंग बनाए और उस होल्डिंग को लिस्टिंग कंपनी कर दे, उसको भी स्टॉक मार्केट में अगर लिस्ट कर दे तो उनकी भी आय बढ़ेगी, स्टॉक मार्केट से जनता का पैसा उसमें कनेक्ट होगा, सबकी जन भागीदारी होगी। इसका मतलब यह हुआ कि आज लगभग $250 बिलियन की ऐसी इक्विटी होल्ड है जो भारत सरकार अपने पास रखती है। अगर भारत सरकार उसे किसी बेहतर पीएसयू को होल्ड करने दे और यूनिफाइड तरीके से उसको होल्ड किया जाए, प्रोफेशनली मैनेज किया जाए, तो बढ़िया कैपिटल एलोकेशन होगा, जिससे एसेट वैल्यू बहुत बढ़ेगी और हमारा सॉवरेन फंड बढ़ेगा। साथियों, एक और पॉइंट भारत सरकार को करना चाहिए और वो क्या है? आज आप में से बहुत सारे लोग स्टॉक मार्केट से शेयर परचेज करते हैं, ट्रेड करते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग बॉन्ड में निवेश करने से डरते हैं। बॉन्ड क्या है? बॉन्ड है जब कोई कंपनी आपसे सीधा उधार मांगने आती है लेकिन हिस्सा नहीं देती, वो आपको ब्याज देती है। आप इक्विटी मार्केट वर्सेस बॉन्ड मार्केट से समझ जाइए कि हमारा जितना जीडीपी है ना उसका 130% इक्विटी मार्केट है, लेकिन वही मतलब हमारे मार्केट जो वर्तमान जीडीपी है उससे मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है वो 130% इक्विटी का है, लेकिन वहीं पर अगर हम बॉन्ड मार्केट की बात करें तो ये मात्र 18% है। यानी कि हम कंपनियों पर विश्वास नहीं करते, जबकि किसी विकसित अर्थव्यवस्था में बॉन्ड और इक्विटी लगभग साथ साथ चल रही होती हैं। कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट और इक्विटी मार्केट को लगभग साथ रखना जरूरी होता है। जब कंपनियों को आप उधार देकर काम करवाना शुरू करेंगे, आज जन भागीदारी की जरूरत है। साथियों, जब भी किसी कार्य को लेकर आप निकलते हैं, आप सोचते हैं कि मैं अकेला इसे करूंगा, उससे ज्यादा अगर सब जन भागीदारी बने तो वो पूरा एक मिशन बन जाता है। भारत सरकार इसे मिशन बनाने के लिए, आर्थिक इंक्लूजन के लिए लोगों को इस अवसर को सुनिश्चित कराए कि अगर बॉन्ड मार्केट में जन भागीदारी बड़ी बनती है, लोग कंपनियों को ऋण देने के लिए आगे आते हैं। आप में से कुछ लोग होंगे कहेंगे अरे सर वो पैसा लेके भाग गए, तो वहीं पर सरकार का डंडा रहे कि बेटा पैसा लेकर भाग गए ना तो 5 दिन के अंदर अंदर तुम्हारी कंपनी को हम पूरी तरह से डिवैल्यूएट कर देंगे, पूरी तरह से उसको प्राइवेट इक्विटी में बदल करके लोगों का पैसा उन तक पहुंचाएंगे। सरकारी डंडा वहां काम आए, लोगों से कहें कि आप इन्वेस्ट करें। आज मान लीजिए कि मैं किसी एक्स पोटेंशियल पर काम कर रहा हूं, आप में से कोई समझदार प्राणी निकल कर आता है और वो कहता है कि सर हमने आपकी व्यवस्थाओं को देखा, लगा कि अगर आपके पास हम इतना पैसा दें, हम आपकी सुविधा सहयोग करें और हम आपके सहयोग से साथ जुड़ करके अगर इसे मल्टीफोल्ड करते हुए चले जाएं तो 2 फायदे होंगे। मेरा काम बढ़ने लगेगा और काम के साथ साथ आपकी वैल्यू पैसे की जो है वो बढ़ने लगेगी। सरकार के साथ भी अगर ऐसा हो तो सरकार आम जन से कहे कि आप आइए XYZ कंपनियों में निवेश करिए और निवेश करके उनके पैसे को काम को आगे बढ़ाइए, रास्ते खुले, सरकार ट्रस्ट मेकिंग करने का काम उसके अंदर करे। इसका मतलब जब बॉन्ड पर पैसा खर्च होगा तो फाइनेंशियल ऑप्शंस को जब आप एग्जीक्यूट करेंगे तो ज्यादा इन्वेस्टमेंट आएगा और अल्टीमेटली इन्वेस्टमेंट आना, चाहे फिर वो कॉर्पोरेट मार्केट में हो, चाहे सरकारी मार्केट पब्लिक मार्केट में हो, अल्टीमेटली वो ग्रोथ का कारक बनता है। ठीक है साहब,
इसके अलावा स्मॉल सेविंग स्कीम्स पर जो फिलहाल डिपेंडेंसी है ना, उसे मार्केट प्राइस बॉन्ड में बदल दिया जाए। आज क्या होता है ना, बहुत सारे लोगों को सरकार के द्वारा ये कहा जाता है, जैसे बॉन्ड मार्केट को भी ये कहा जाता है कि ये एक फिक्स रिटर्न इंस्ट्रूमेंट की तरह ट्रीट किया जाए। यानी कि आपने अगर किसी कंपनी, बढ़िया कंपनी है, आपको लगता है कि ए ग्रेड दिया हुआ कंपनी है, उसको लोन दिया, वो आपसे कह रही है कि मैं 9% के हिसाब से आपको रिटर्न दूंगा, इधर बैंक बोल रही है कि मैं 7% के हिसाब से एफडी पर रिटर्न दूंगी, तो ऐसे में स्मॉल सेविंग्स को भी अगर बॉन्ड में तब्दीली दे दी जाए तो उसका भी फायदा मिल सकता है। बस हालांकि ये सरकार को ध्यान देना जरूरी है कि फाइनेंशियल सेक्टर जब डाइवर्सिफाइंग हो तो सुरक्षा रखना बॉन्ड मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा जरूरी है। एक और चीज, भारत सरकार आज क्या करती है ना कि आप लोगों के पास जब धंधा कर रहे होते हैं, जैसे आप और हम जब व्यापार में अगर कोई काम कर रहे हैं, व्यापारी भाई इस बात को समझ पाएंगे, तो सरकार हमसे एडवांस टैक्स जमा करा लेती है। तो हमारा कैपिटल जो हम अपने काम में लगा सकते थे, उस काम की जगह एडवांस टैक्सेशन अगर जमा करा लिया तो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है ना वो कम होने लगता है। हम 100 रुपए का धंधा करने वाले थे, उसमें से 120 रुपए आपने उठा करके मान लीजिए टैक्स में जमा करा लिया, तो 80 रुपया ही हम लगा पाए। उसकी जगह उल्टा होता, हम 100 का 100 लगाए हुए थे और उसका जो साल भर में इनकम होकर निकलता, हम उसके ऊपर से आपको एडवांस टैक्स ना देकर के व्यापार करने के बाद टैक्स देते। आपको उत्तरदाताओं पर विश्वास बहाली करनी होगी। बिजनेस कैश में अगर बढ़ेगा, धंधा बढ़ेगा, तो अल्टीमेटली पूरी देश की इकोनॉमी बढ़ेगी। और इन्वेस्टमेंट इनकम पर टीडीएस जो टैक्स डिडक्शन सोर्स है वो घटाना पड़ेगा। देखिए ये बात बहुत से लोगों की समझ से परे होगी कि साहब एक तरफ आप कह रहे हो जीएसटी में ला दो, सरकार की आय कम करा दो, आप कह रहे हो टीडीएस घटा दो, 5% कर दो, सरकार फिर कमाए नहीं क्या? अरे सरकार को कमाना भी नहीं चाहिए, सरकार को सबको कमाने देने का मौका देना चाहिए। जब ज्यादा लोग भागीदारी से कमाने निकलेंगे तो ओवरऑल टैक्सेस बढ़ेंगे। सरकार को अगर 100 ही लोग टैक्स दे रहे हो, मान लीजिए 100 लोग 10 रुपए के हिसाब से टैक्स दे रहे हैं, 1000 रुपया पड़ा, लेकिन उल्टा कर दीजिए कि 1000 लोग 1 रुपए के हिसाब से टैक्स दे रहे हैं तो भी तो 1000 रुपए मिला ना। तो इसका मतलब आप 10 से 1 रुपया तक आ गए अगर, तो और 900 लोग जुड़ सकते हैं। इससे फाइनेंशियल इंक्लूजन बढ़ने लगता है। सरकार का टैक्स तो बना रहा, साथ में 1000 लोग अगर काम करने निकल आए तो सोचकर देखिए कि 1000 लोग भारत की जीडीपी में कितना एकदम बिल्कुल भगवान श्री कृष्ण जैसे चिटली उंगली पर जब गिरिराज पर्वत को उठा लिए थे तो सब ग्वाल बाल आकर के जो अपना अपना सहायता लगाए हुए थे भारतीय अर्थव्यवस्था में, हर वो व्यक्ति कंधे से कंधा मिलाकर निकलने लगेगा। इसका मतलब समझकर चलिएगा, ठीक है। इस प्रकार के प्रयास अगर भारत सरकार करे, ऐसे ही आज के समय पर सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स सरकार वसूलती है। यानी कि आप इक्विटी परचेज कर रहे हैं, आप स्टॉक परचेज कर रहे हैं, सरकार उस पर भी सिक्योरिटी टैक्स वसूल रही है। मत वसूलिए साहब, इक्विटी में आने दीजिए ना पैसा। अगर कंपनी बढ़ने लगेंगी, 4 लोगों को ज्यादा एम्प्लॉयमेंट देंगे, आप इनकम टैक्स पर फोकस करिए। आप इनडायरेक्ट टैक्सेशन में जो जीएसटी लगाई हुई है, आप सब पैसा इन्वेस्ट, ये वैसे वाली बात हुई कि क्या करने जा रहे हैं, सब हम पैसा खर्च करने जा रहे हैं, आओ हमें टैक्स दो। अरे भाई आप वस्तु पर पैसा खर्च होने दीजिए ना। कोई व्यक्ति खर्च करने का विचार कर रहा है, उस पर भी आप पैसा मांग ले रहे हैं। यहां से सरकार को बचना होगा। फाइनेंशियल एक्टिविटीज जितनी भी हैं उन पर से आपको ड्यूटीज हटानी होंगी। लोगों को खर्चने में आपको सहूलियत देनी होगी, तभी जाकर के वो, आज हम लोग खर्च करने जाते हैं, सोचिए कमा रहे हैं तो टैक्स वसूल दे रहे हैं। आप में से सारे के सारे लोग, कोई भी ऐसा नहीं है जो टैक्स पेयर नहीं है। भारत सरकार जब बोलती है कि नहीं साहब हम तो टैक्स नहीं, सब भारत का बच्चा भी अब तो टैक्स पेयर अगर वो कोई वस्तु कंज्यूम कर रहा है। क्यों? आप अगर नमक खरीदने गए तो उस पर भी टैक्स लगा हुआ है, साबुन बाड़ी साबुन पत्ता जो खरीद रहे हैं सब पर टैक्स तो दे रहे हैं। इनडायरेक्ट टैक्स अल्टीमेटली सरकार के पास जा रहा है। तो जब हर चीज पर टैक्स पे किया ही जा रहा है तो सरकार फिर आय पर टैक्स ले रही है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस पर, इक्विटी में अगर कोई इन्वेस्ट करने जा रहा है उस पर टैक्स वसूल रही है। सरकार को वो रोकना पड़ेगा। हालांकि इससे सरकार की आय में कमी जरूर आएगी, लेकिन जितना एरिया ब्रॉडन होगा, निवेश इन्वेस्ट करने के लिए लोग भागेंगे, दुनिया भर से लोग निवेशक बनकर के भारत के अंदर आएंगे, एज ऑफ डूइंग बढ़ने लगेगी, ट्रांजैक्शन बढ़ने से ग्रेटर लिक्विडिटी आएगी, उससे बेटर प्राइस डिस्कवरी होगी और मोर कंजप्शन बेस्ड मार्केट होगा। सरकार को एक और काम करना होगा। सरकार को यहां के साथ साथ ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स जो हैं उन पर रिफॉर्म लाने होंगे, क्योंकि अल्टीमेटली सर्विस इकोनॉमी यहीं से तेजी से बढ़ती है। आज दुनिया भर की कंपनीज भारत में अगर आती हैं, उनको यहां पर आकर के क्या चाहिए होता है? बहुत सारी कंपनियों को लगता है कि भारत में सस्ता सॉफ्टवेयर आदमी मिल जाएगा, सस्ता बीपीओ मिल जाएगा और सस्ते सर्विस प्रोवाइडर्स मिल जाएंगे, लेकिन नहीं। आज के समय में भारत के अंदर तमाम प्रकार की चीजों के लिए आज कंपनियां भारत आ रही हैं, चाहे वो ग्लोबल ऑपरेशंस को यहां से करना चाहती हो, चाहे टेक यहां डेवलप करना चाहती हो, इवन इंफ्रास्ट्रक्चर। आज तमाम एआई कंपनी भारत में आ रही है इंफ्रास्ट्रक्चर्स के लिए। तो भारत को ना इस इकोसिस्टम को बहुत मजबूत करना होगा, उनके लिए हाई स्किल्ड एम्प्लॉय देने होंगे, आरएनडी का भारत में माहौल बनाना होगा। ये सब करके हम उन कंपनीज को कंट्रीब्यूट करा सकते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात हुई। इसी प्रकार से कुछ और चीजें जिन पर हमारा ध्यान बहुत ज्यादा जरूरी है वो है रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर फोकस। मेरे प्यारे साथियों, आज भारत दुनिया के लिए जेनेरिक दवाओं का पूरी तरह से मेडिकल हाउस माना जाता है। कहा जाता है कि भारत है ना दुनिया का दवाई घर है। यहां पर दवाइयां इतनी ज्यादा पैदा होती हैं, बनाई जाती हैं मशीनों से और बनाकर दुनिया भर को भेजी जाती हैं। लेकिन सच
बात तो ये है कि हम सबसे ज्यादा दवाई बेच करके भी बहुत कम रेवेन्यू जनरेट करते हैं। कारण हम जेनरिक दवाएं बनाते हैं, हम ओरिजिनल दवाएं यानी पेटेंट वाली दवाएं नहीं बनाते। क्यों नहीं बनाते? क्योंकि पेटेंट वाली दवाओं पर पैसा बहुत मिलता है, लेकिन हम नहीं बनाते क्योंकि हमारा रिसर्च एंड डेवलपमेंट पुअर है। आप हमें दे दो, हम कॉपी पेस्ट कर देंगे, हम जीरोक्स मशीन बनकर काम करते हैं, हमारी अपनी रिसर्च प्रोडक्ट्स पर नहीं है। अगर हमारी ओरिजिनल रिसर्च हो, साथियों आयरलैंड जैसा देश जो है ना, वो भारत से ज्यादा पैसा कमाता है दवाई बेच करके, क्योंकि वो बहुत ज्यादा रिसर्च से दवाइयां खोज खोज कर निकालता है। एक ही दवाई पर वो मिलियंस डॉलर बना जाता है, और हम लोग उन सस्ती दवाइयों में पैरासिटामोल जैसी दवाइयों को बना बनाकर दुनिया को देते हैं। ऐसे में भारत को R&D पर पैसा खर्च करना होगा, जिससे हम हाई वैल्यू प्रोडक्ट बेच सकें। हमें इंक्रीज करना होगा प्राइवेट पार्टिसिपेशन इन एजुकेशन। आज मोदी जी आए और कहकर के टीचर्स से प्रभावित होते हुए कह गए कि सब कोचिंग फ्री कर दूंगा। कोचिंग प्रॉब्लम थी ही नहीं, कभी भी प्रॉब्लम थी कि आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इतना पुअर है कि सरकारी संस्थाएं जो चल रही हैं वो विदिशाहीन होकर चल रही हैं। उन्हें सही मायने में नहीं पता कि उन्हें करना क्या है। आज टीचर्स को तो उठाकर आप जनगणना में लगा देंगे, थोड़े दिन पहले आप वोटर ID कार्ड बनाने में लगा देंगे। टीचर बेचारा पढ़ाए कब? सरकारी स्कूलों के अंदर टीचर जो है ना, वो समझकर चलिए कि मार्केट में उपलब्ध तमाम टीचर से बहुत श्रेष्ठता पर पढ़ाई के अंदर लेकर बैठा है, क्योंकि उसने सरकारी परीक्षाएं पास की हैं, उस अपने राज्य का टॉपर आदमी है वो। लेकिन जब वो आपकी स्कूल में आता है तो ज्ञान का परीक्षण नहीं हो रहा है, परीक्षण हो रहा है कि हाँ भाई कितना वोटर ID में आदमी जुड़े, आप कितना लोगों को जाकर के आप जनगणना में नाम पूछे, उसकी रिपोर्टिंग ऐसे चल रही है। टीचर से पढ़ाना तो छीन ही लिया है, पढ़ाना छोड़ करके ना जाने आप उसे क्या करवा रहे हैं। ऐसे में आप एजुकेशन के अंदर प्राइवेट पार्टिसिपेशन लाइए, आपकी सरकारी स्कूल ही रखिए, लेकिन आप जो युवा वहां पर प्रेजेंट है उनको उठाइए। टीचर पढ़ाने के लिए रहे, आप युवाओं से कहिए वो जनगणना करें। आपको ट्रस्ट नहीं है अपने देश के युवाओं पर, तो उनसे कहिए कि वो आपके आके स्कूलों में आकर पढ़ाने लगे। बहुत सारे बच्चे लोकल स्तर पर, बहुत सारे स्तर पर पढ़ाई कर करके बैठे हैं। अगर वो सरकारी स्कूलों में कोर्स कंप्लीट कराने लगे, वो सरकारी स्कूलों के अंदर कॉम्पिटिटिव तरीके से पढ़ाई कराने लगे, आप मानक सेट कर दीजिए कि बच्चे का इतना नंबर आना जरूरी है। कोऑपरेटिव तरीके से आगे बढ़िए ना, ये ऊंचाई नीचाई कर करके आप ना तो बच्चों का भला कर रहे हैं ना देश का भला कर रहे हैं। प्राइवेट पार्टिसिपेशन बढ़ाइए, प्राइवेट कोचिंगों की सही मायने में जरूरत ना पड़े। अगर सरकार के पास इस तरह का आइडिया हो, और तम समस्त भाई जो हमें सुन रहे हैं, आजकल सरकार के द्वारा स्कूलों के अंदर इन्वेस्टमेंट के लिए भी पैसा, शायद जो लोकल कार्य होते हैं उनके लिए भी सरकारों स्कूलों को अपने आसपास के स्तर से डेवलप करना पड़ता है। आप अपने आसपास के छात्रों को बुलाइए जिन्होंने अच्छे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स निकाले हैं, उनको बुलाइए, उनसे कहिए कि बच्चों को पढ़ाकर जाइए। आप देखिए बच्चों में एक ना केवल अनुभूति बनेगी कि हमें ऐसा करना है, उन्हें अच्छा नॉलेज भी मिलेगा, और टीचर जो व्यस्त है उस व्यस्तता के अंदर काम भी पार्टिसिपेट हो पाएगा। ऐसे ही हमारी यूनिवर्सिटीज आजकल केवल बच्चों की साल पूरे कराने का केंद्र बन गई हैं। क्यों नहीं आप कंपनीज के साथ उन यूनिवर्सिटीज को जोड़ देते? आप कह दीजिए कि हाँ भाई इन्फोसिस आपको ये 4 यूनिवर्सिटी दे रहे हैं, आप इन 4 यूनिवर्सिटीज से अपने बच्चे लेंगी। आप TCS को बोल दीजिए कि आप इन 4 यूनिवर्सिटीज से बच्चों को लेंगे। फिर उनके टेंशन हो जाएगी कि नहीं सर हम इन 4 से ही क्यों लेंगे? बोले इसलिए लेंगे क्योंकि आपकी जिम्मेदारी है कि यहां से पढ़ा हुआ बच्चा जो है ना वो बेहतर निकले। आप यूनिवर्सिटीज के साथ कंपनीज का टाई अप कर दीजिए कि एम्प्लॉइज आप यहां से लेंगे, इतना % एम्प्लॉय लेना ही लेना है। 2 फायदे होंगे, यूनिवर्सिटीज में एनरोलमेंट अच्छे होंगे, और दूसरा स्किल्ड लेबर आपको वहीं से मिलना मिलेगा, क्योंकि अप्रेंटिस वहीं से हो गई, उसकी ट्रेनिंग हो गई। आप उसको तैयार ही ऐसे करेंगे? सर बोले संभव है क्या? अरे अमेरिका वगैरह सब जगह यही होता है। यूनिवर्सिटीज के अंदर प्रोजेक्ट फंड प्राइवेट कंपनीज करती हैं, बच्चे को कॉलेज में पढ़ाया जाता है, फिर उस बच्चे को सीधा सीधा वो लेकर चली जाती हैं। आज हमारे कई साथी जो हमारे साथ IIT पढ़े थे, वो आज अमेरिका में जाकर जब पढ़ाई करने, पोस्ट डॉक करने या किसी और रिसर्च में जब गए, तो प्राइवेट कंपनीज की स्कॉलरशिप पर वो गए थे। उस स्कॉलरशिप से वो पढ़ाई कर रहे हैं, और कमिटमेंट ये है कि बाद के 2 साल आपको हमारे साथ देना होगा। आप इस तरह की व्यवस्था करवाइए। अगर ये सब होने लगेगा तो हमारे देश के अंदर एक इकोसिस्टम क्रिएट होगा, और वो इकोसिस्टम भारत को निश्चित ही उसके स्वर्ण काल तक लेकर जाएगा। साथियों यहां पर क्रिटिसिज्म का नहीं, यहां पर कंट्रीब्यूशन का सवाल है। यहां पर देश के अंदर एक विजन लेकर आगे बढ़ने की धारणा है, और अगर हम सब ये काम करने में कामयाब हुए तो वो दिन दूर नहीं जब भारत भी दुनिया के शीर्ष देशों में शुमार होगा। कोई भी हमारी तरफ उंगली कर नहीं देखेगा, कोई भी हमारे साथ मस्करी नहीं करेगा। आप सबका पार्टिसिपेशन इसमें जरूरी है, और इसी पार्टिसिपेशन को और मजबूत करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना जरूरी है, ताकि मैं आप लोगों के साथ इस तरह की जानकारी जब जब साझा करूं आप तक पहुंचते ही रहें, और इसका कोई चार्ज नहीं लगता। सब्सक्राइब का बटन है, उसे क्लिक कर दीजिए, और हमारी यात्रा से जुड़े रहने के लिए हमारे व्लॉग्स चैनल जिसका लिंक कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है उस पर जुड़े, और हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करते चलें। बहुत बहुत धन्यवाद।